सामने जिस दिन तनकर खड़ी हो गई, एक राई पर्वत से बड़ी हो गई। सियासत में बड़ा या छोटा नहीं होता, मौका या दस्तूर बड़ा या छोटा होता है। नरेश मीणा भी यही कह रहे हैं, राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी यही कह रहे हैं, कनिका बेनीवाल भी यही कह रही हैं और राजकुमार रोत भी यही कह रहे हैं। इस उपचुनाव में, या कह सकते हैं कि 7 सीटों पर उपचुनाव है, इसलिए मिनी चुनाव में लोकसभा चुनाव के बाद माहौल ऐसा है कि बीजेपी एक संगठित पार्टी और संगठन के तौर पर चुनाव में जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस एक बिखरा हुआ घर नजर आ रही है। नेता कौन कहां किसका कार सेवा कर रहा है, कांग्रेस में परंपरा बदस्तूर जारी है। जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, ऐसा लगा कि सारे नेता एक हैं, मगर टिकट वितरण के बाद जिस तरह से चुनाव प्रचार का काम चल रहा है या फिर दिख रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नेता बहुत कुछ चाह रहे हैं। इसके विपरीत जिस तरह से बागियों को बीजेपी ने संभाला है, भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से इस चुनाव को नियंत्रित किया है, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद सुधरती हुई उभरती हुई नजर आ रही है। और जो ग्राफ बढ़ रहा था कांग्रेस का, ऐसा लग रहा है कि बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मैं तब भी कह रहा था कांग्रेस से कि लोकसभा चुनाव की सफलता तुम्हारी विचारधारा की सफलता नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ पॉकेट्स में कहीं नेताओं की, कहीं नेताओं के जातियों के खिलाफत की वजह से कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट जीत गए हैं, मगर कोई लहर या मुद्दा नहीं था। गठबंधन के तौर पर कुछ लोग जीत गए, कुछ लोग, राहुल कसवा जैसे लोग जातीय स्वाभिमान या उभार के नाम पर जीत गए। माहौल बना ठीक उसी तरह से बाड़मेर में भी उम्मेदाराम बेनीवाल का चुनाव रहा, मगर इसे कांग्रेस ने अपना उत्थान मान लिया और बीजेपी का पराभव मान लिया। अब ऐसे इस चुनाव में लग रहा है कि जो 5-0 7-0 की बात हो रही थी, कहीं 1 या 0 पर न अटक जाए कांग्रेस। ये सुनने में कांग्रेसियों को बुरा लग सकता है, मगर देख रहा हूं सोशल मीडिया पर जितने भी कांग्रेसी थे, अपने अपने खेमों में अपने अपने नेताओं के यहां बंट गए हैं, कांग्रेसी बचे ही नहीं हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला तो मुझे दौसा में नजर आ रहा है। अभी अभी जिस तरह से मुरारी लाल मीणा के पक्ष में मीणा समाज खड़ा था दौसा में, और जो प्रतिक्रिया में देखा करता था लोकसभा चुनाव में, वो डीसी बैरवा के आते ही इतना कमजोर पड़ जाएगा। क्या ये विचारधारा ही कमजोर थी या विचारधारा से जुड़े हुए लोग नहीं थे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मगर शुरुआत में दौसा से इसलिए कर रहा हूं कि अशोक गहलोत गए थे, और अशोक गहलोत ने जिस तरह का वहां भाषण दिया, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ बोला, क्योंकि दर्द है। मगर राजनीति में दर्द कई तरह से काम आते हैं। उनका एक दर्द मुरारी लाल मीणा को लेकर भी है। वहां पर डीसी बैरवा के लिए जो कुछ उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है कि वो नहीं कहना चाहिए था। और पूरे उम्मीदवारों में कांग्रेस के एक डीसी बैरवा ही ऐसे उम्मीदवार हैं जहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। उसी को कह रहे हैं अशोक गहलोत कि दिल्ली तक में बात है कि मैच फिक्सिंग का उम्मीदवार है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कहते हुए वो जो कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि अशोक गहलोत मैसेज देने गए हैं मुरारी लाल मीणा के बढ़ते हुए कद या फिर सचिन पायलट के इलाके को देखते हुए। एक बार सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, फिर आगे बात करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर, जयपुर के अंदर, दिल्ली में भी ये तो मैच फिक्सिंग हो गया है, सेटिंग हो गई है। मुरारी मीणा जी ने बहुत ही तरीके से, दिल से अपनी बात कही।
ये बात सबसे गंभीर है, ये बात सबसे गंभीर है। और आपको समझना चाहिए कि जब ये बात कही है, हम सब गवाह इस बात के, हम सब ने सपोर्ट किया मुरारी मीणा जी के प्रस्ताव को, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भारी को मरे कामयाब करें। ये अध्यक्ष ने ठीक कहा। ये मुरारी मीणा का प्रस्ताव क्यों था? ये प्रस्ताव तो कांग्रेस का होना चाहिए था, और आप उस कमेटी में बैठे थे। अगर आपको लग रहा था कि फिक्सिंग है तो वहीं बोलना चाहिए था। दौसा की सभा में जाकर ये बात कहने की, देवली उनियारा तो में लोग कह रहे हैं समझ में आ सकता है, मगर दिल्ली तक में दौसा के उम्मीदवार की मैच फिक्सिंग की बात ये कहकर, मुहावरा है, इसे शाब्दिक अर्थ पर मत जाइएगा, क्योंकि लोग मुहावरे को आजकल बदनाम कर दिए हैं शाब्दिक अर्थों से। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं, तो मानते नहीं हैं लोग। मगर दौसा का चुनाव इसलिए दिलचस्प है कि देखिए वहां पर करीब करीब, देखिए जातिगत लोग लड़ जाते हैं कि हमारी जाति को कम बताया, उसकी जाति को ज्यादा बताया। मीणा समाज के लोग, कोई कहता है हम 75,000 हैं, कोई कह रहा है 65,000 हैं, कोई कह रहा है 60,000 हैं, मगर इसी के आसपास हैं दौसा में। ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम 45,000 हैं, 55,000 हैं, मगर 30-35,000 के आसपास हैं। और सबसे ज्यादा जो संख्या है करीब करीब मीणा समुदाय के बराबर, वो एससी समुदाय की है। यानी कि एससी और एसटी के बीच जो मुकाबला हो रहा है जगमोहन मीणा और डीसी बैरवा के बीच, वो जातियों के बीच बराबरी का मुकाबला है। ऐसे में दूसरी जातियां महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्राह्मण काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं यहां पर। कई ब्राह्मणों ने कहा जा रहा है कि नॉमिनेशन भी भर दिया है, और वो किस तरफ जाएंगे अभी पता नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा को देखकर वो बीजेपी को वोट देंगे, मगर वहां पर मैं कल भी कहा था, चुनाव जो है किरोड़ी बनाम अन्य का है, कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। इसलिए डीसी बैरवा एक कार्यकर्ता के रूप में लड़ रहे हैं। वो ना तो उनकी दुश्मनी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से है, ना जगमोहन मीणा से है, मगर ये उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। सैनी समाज वहां करीब करीब 15,000 है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। वहां पर गुजर जो हैं 22,000 के आसपास हैं, मगर गुजरों का कहना है कि हम वहां पर 30,000 हैं। वो भी चुनाव में दिख जाएगा, कह रहे हैं कि 37 गांव में हमारी आबादी है। मुसलमान कम है, 11,000 के आसपास हैं, राजपूत 8,000 के आसपास हैं, वैश्य जो है 9 से 10,000 के बीच में है। वैश्य समुदाय का वोट ज्यादातर जो है वो बीजेपी के साथ जाता है, राजपूतों का वोट बीजेपी के साथ जाता है। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनाव किरोड़ी लाल मीणा का चुनाव है, और जगमोहन मीणा उनके भाई के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि दिवाली के बाद जब ये चुनाव अपने सबाब पर पहुंचेगा, तब ज्यादा समझ में आएगा कि ये चुनाव किरोड़ी वर्सेस पायलट का है या फिर जातिगत बंटवारे का चुनाव है। धीरे धीरे ये चुनाव आगे बढ़ेगा। अभी तो बिल्कुल शांति के साथ सब कुछ आगे चल रहा है, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई के लिए घूम रहे हैं। सचिन पायलट का इंतजार हो रहा है। कहा जा रहा है कि वो दिवाली के बाद उस इलाके में सक्रिय होंगे, उसके बाद वहां पर रंगत जमेगी। देवली उनियारा में नरेश मीणा ताल ठोक दिए हैं, और कहा जा रहा है कि वो खेल बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस का अगर नहीं जीतेंगे तो। राजेंद्र गुर्जर पहले से वहां पर बेहतर स्थिति में हैं। बीजेपी ने वहां पर भले ही विजय बैसला मंच पर नहीं आए हों, मगर वहां पर जो गुट बने हुए थे उन गुटों को बेहतर तरीके से साधा है। नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल ने समर्थन दिया है, मगर वो उस पार्टी से चुनाव चिन्ह लेकर नहीं लड़ रहे हैं। रविंद्र भाटी की बात वो कह रहे हैं, लेकिन रविंद्र भाटी की तरफ से भी कोई बयान आया नहीं है। राजकुमार रोत कितना खड़े हो पाते हैं पता नहीं, मगर वो एक जो पॉपुलर चेहरे हैं उनको लेकर चल रहे हैं। हरीश मीणा राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि माहौल को कैसे अपने पक्ष में बदलना है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, हरीश मीणा हारी हुई बाजी जीतना जानते हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा ने केसी मीणा के पक्ष में जोरदार बयान दिया है, और गोविंद सिंह डोटासरा कह भी रहे थे कि
जिस तरह से बात कही जा रही है कि बहुत पैसे वाला है, खरीद कर लाया, जो एफिडेविट चुनाव के समय दिया गया है उसमें तो ज्यादातर उम्मीदवारों से कम पैसे वाले निकले केसी मीणा, तो वो एक चस्पा नहीं हो पाया कि बहुत पैसे वाला है। मगर फिर भी ये मुकाबले में दूसरे स्थान पर रहेंगे, तीसरे स्थान पर रहेंगे। ये कांग्रेस कितना वहां मेहनत कर पाती है इस पर निर्भर रहेगा। मगर एक और चुनाव है जिसको लेकर सबकी नजरें लगी हुई है, खींवसर पर। अब दुर्सिंह चौहान को जिस तरह से, ये मैं कल दिखा नहीं पाया था, ये दिखा रहा था मैं आपको वहां पर, कि गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि नहीं नहीं रहने दो यार, मैं अब डांस नहीं करना चाहता। लेकिन मुरारी लाल मीणा जो सांसद है वो पीछे ही पड़ गए हैं और गमछा लेकर आए थे खास तौर से कि गोविंद सिंह डोटासरा की डांस कराएंगे, और अशोक गहलोत पीछे पड़ गए हैं कि डांस करवा ही लो। अब अशोक गहलोत खड़े हो गए गोविंद सिंह डोटासरा के डांस कराने के लिए। कई बार क्या होता है कि कई चीजें गले पड़ जाती हैं। डोटासरा जी शानदार वक्ता हैं, वकील पेशे से रहे हैं और कांग्रेस के नीचे से उठे हुए कार्यकर्ता हैं, तो इनके अंदर एक कार्यकर्ता तो देखो रहता है। और इस बार जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में, सराहनीय है। जीत मिले या हार, डोटासरा के मेहनत को लेकर मुझे लग रहा है कि सवाल नहीं उठाया जाएगा। मगर फिर भी हम बात कर रहे थे खींवसर को लेकर हम इसलिए बात कर रहे थे वहां पर कि दुर्सिंह चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद वहां पर हनुमान बेनीवाल के लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। करीब 20,000 वोट लेकर वो गए थे, तब जाके हनुमान बेनीवाल खुद 2,500 वोटों से वो जीत पाए थे। वहां पर ये सही है कि जाट एक तरफा हैं, करीब 1 लाख के आसपास हैं, जाटों का वो गढ़ है। मगर 70,000 के आसपास एससी हैं, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे नागौर में एक वही खींवसर विधानसभा क्षेत्र है जहां सबसे कम मुसलमान हैं, करीब 10,000 के आसपास हैं। मगर बड़े खतरे की घंटी जो है हनुमान बेनीवाल के लिए, वो करीब 30 से 35,000 मूल ओबीसी है। मूल ओबीसी 30 से 35,000 और 5,000 गुर्जर जो हैं वो बड़ा फैक्टर है वहां पर। राजपूत जो है 40 से 45,000 हैं। राजपूत, ओबीसी, ये जो है कॉम्बिनेशन, ये करीब करीब उतने ही हैं जितने की जाट हैं। अब जाट वोट बैंक में सेंधमारी करती हैं ज्योति मिर्धा, तो फिर एससी के वोटों का बंटवारा किस तौर पे होता है ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। और वहां पर जो कांग्रेस का उम्मीदवार डॉक्टर रतन सिंह है, सवाई सिंह चौधरी की पत्नी, वो कितना जाट वोट लेकर जाती हैं। अगर 1,000-2,000 भी लेकर चली गई तो 2,500 से ही फैसला हुआ था। बड़े नजदीकी मुकाबला वाला ये चुनाव है और पहली बार मैंने हनुमान बेनीवाल के पेशानी पर बल देखा है। कनिका बेनीवाल के लिए वो वोट मांग रहे हैं, तो नारायण बेनीवाल का चेहरा भी लोग जूम करके देख रहे हैं। ये होता है राजनीति में, फेस रीडिंग करते हैं कार्यकर्ता, क्योंकि नारायण बेनीवाल भी एक निर्विवाद नेता के रूप में रहे हैं और लक्ष्मण की तरह सेवा की है हनुमान बेनीवाल की। आखिर क्यों कनिका बेनीवाल को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, लोगों के मन में ये प्रश्न तो है। मगर हो सकता है वो महिला उम्मीदवार को आगे करके पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो, या फिर नारायण बेनीवाल जो 5 साल विधायक रहे तो उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना चाहते हैं, या फिर महिला वोटर जो ज्योति मिर्धा साध पाएंगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो कनिका बेनीवाल को लेकर आए हैं। बहुत तेज राजनेता हैं, मगर इस बार घिरे हुए हैं इसलिए कि बीजेपी ने बड़ी अच्छी रणनीति बनाई है उन्हें घेरने की। और बीजेपी ने एक जगह नहीं, हर जगह अच्छी रणनीति बनाई है। रामगढ़ में जैसे जय आहूजा बोल रहे थे मंच पर कि मैं जिताकर ही लाऊंगा वादा किया है, वो कोई बागी ऐसे बोले तो आप समझिए कि मैनेजमेंट कितना अच्छा है। खींवसर में बीजेपी बड़े अच्छे मैनेजमेंट से लड़ रही है और कांग्रेस जो है उसमें जीतने वाला काम तो नहीं कर रही है, मगर हनुमान बेनीवाल के जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रही है। जितना वोट वो खींचेगी, और मिर्धा परिवार
का क्या भूमिका रहता है इसमें कि वो कांग्रेस को वोट दिलवाते हैं, ज्योति मिर्धा को दिलवाते हैं, हालांकि मिर्धा परिवार ही बटा हुआ है, या फिर अंदर खाने हनुमान बेनीवाल की मदद करते हैं। इस बार तो कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह खीमसर हर बार अंदर खाने मदद कर दिया करते थे हनुमान बेनीवाल की, मगर इस बार गढ़ जो है वहां खीमसर का वो पूरी तरह से बीजेपी की मदद के लिए तैयार है, क्योंकि नजर भजनलाल शर्मा की उन पर भी है। मगर एक और इलाका है जहां पर कम बातचीत हो रही है मगर बेहद दिलचस्प इलाका है, वो झुंझुनू। अब मान के चला जा रहा था कि ओला परिवार का ये बेस्टियन है, ओला परिवार जिसे चाहेगा उसे जिता देगा। हालांकि देखिए ब्रिजेंद्र ओला जो है वो 4 चुनाव हारे हैं, इसलिए अमित ओला पहला चुनाव जीत जाएं ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, मगर फिर भी जाट वहां 67,000 हैं। अब कहने को तो जाट कहते हैं कि हम 75,000 हैं, मगर करीब करीब 67,000 हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या जो है वो मुसलमानों की है, 49,000, यानी 49,000 मुसलमान हैं। यही ओला परिवार के वोट बैंक का एक मजबूत स्तंभ है, जिसमें राजेंद्र भांभू जो है वो जाट वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो 30% भी जाट उठा के ले जाते हैं, 40% भी लेके चला जाते हैं, तो बड़ा खतरा किस लिए है कि राजपूत वहां 28,000 हैं। अब वो राजेंद्र गुढ़ा कितना काट पाते हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी का इतना हाई इलेक्ट्रिक चुनाव था, तब भी 2 लाख या 2.25 लाख या 3 लाख से ज्यादा कैलाश चौधरी वोट लेकर गए थे। बीजेपी का जो मूल वोट है वो जल्दी खिसकता नहीं है, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी। राजपूत 28,000 है, एससी जो है वो 42,000 है। अब एससी, मुसलमान और जाट, इन 3 फैक्टर पर अमित ओला वहां काम कर रहे हैं, ब्रिजेंद्र ओला के बेटे। अब इसमें अगर सेंधमारी हो गई मुस्लिम, जाट और एससी में, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा आजकल जय भीम और इंशाअल्लाह, जय भीम और इंशाअल्लाह के अलावा वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उनका मानकर चलना है कि राजपूत 28,000 आ जाएंगे और एससी और मुसलमानों में से आधे वोट अगर मैं मिल जाता है तो मैं 2 जाट नेताओं के बीच झगड़े की वजह से जीत सकता हूं। मगर मुझे इतना आसान लग नहीं रहा है, हालांकि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं। माली 24,000 हैं, मालियों की भूमिका वहां बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अमित ओला के साथ जाते हैं, राजेंद्र बाबू के साथ जाते हैं। देखिए चुनाव के बाद बहुत सारी चीजों पर चर्चा होगी कि कौन नेता, राजस्थान के कौन नेता की क्या भूमिका रही है, और वो इस बार इस तरह से चर्चा होगी कि किस गांव में किस जाति के लोग हैं और फिर वहां से कितने वोट किस पार्टी को मिले हैं, और फिर उस नेता के बारे में एनालिसिस किया जाएगा। ब्राह्मण वहां 20,000 हैं, ये बीजेपी को वोट देंगे, ये राजेंद्र बाबू का वोट है। वैसे ज्यादा नहीं, 8,000 हैं। गुजर 4,000 हैं। अब गुजर किसके साथ जाएंगे? मुझे लग रहा है कि वो अमित ओला के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ब्रिजेंद्र ओला से सचिन पायलट के अच्छे रिश्ते रहे हैं। कुम्हार 8,000 हैं, वो बीजेपी के वोट हैं। खाती 7,000 हैं, वो भी बीजेपी के वोटर हैं। नाई 2,000 हैं, वो भी वोटर हैं बीजेपी के। और स्वामी कवि 1,500 हैं, वो भी वोटर बीजेपी के हैं। कागजों पर ये कड़ा मुकाबला है। सट्टा बाजार राजेंद्र भांभू को आगे बता रहा है, मगर सटोरियों पर ज्यादा यकीन मत करो। ये 400 सीटें दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में। अंक गणित के अनुसार अमित ओला मजबूत दिखाई दे रहे हैं, मगर राजनीति में मैं हमेशा कहता हूं 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 3 भी होता है। राजनीति मैथ का लैंग्वेज नहीं, लिटरेचर है, जहां लैंग्वेज में चांद गोल होता है और लिटरेचर में चांद का मुंह टेढ़ा होता है, ऐसे समझिए आप। तो ये तीनों सीटों पर हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि 3 ये मुकाबले हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। हालांकि सारे मुकाबले दिलचस्प हैं। हम इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे आगे आने वाले बुलेटिन में रामगढ़ और 84 को लेकर भी और सलूम्बर को लेकर भी। मगर ये जो मैं दिखा रहा था महेश रोत एक नया लड़का है, जहां पर कोई भी बड़ा नेता अभी तक नहीं गया है, नॉमिनेशन भराने भी नहीं।
मगर महेश रोत के संस्कार को देखकर मुझे लगा कि ये लड़का अपने सारे बुजुर्ग, कांग्रेस के जितने बुजुर्ग थे वहां पर, सबको बुलाकर लाया था और नॉमिनेशन से पहले सबका, ये गणेश घोगड़ा है, सबका पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है। एक नेता बनने के रास्ते में कांग्रेस ने अपने तमाम मूर्धन्य नेताओं को हटाकर एक नए चेहरे को चांस दिया है और महेश रोत के बारे में कहा जा रहा है कि संभावनाएं वाले नेता हैं वहां पर, मगर फिर भी 84 जो इलाका है वो राजकुमार रोत का गढ़ है। मैं ये नाम इसलिए ले रहा था कि वहां पर भी रेशमा मीणा जब नामांकन भराने गई तो रघुवीर मीणा नाराज होके अहमदाबाद चले गए और दो अपने जो ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस थे उन्हें से रिजाइन करा दिया गया। कांग्रेस में कोई है कि नहीं है, मैं इसलिए जानने के लिए बात कर रहा हूं कि नरेश मीणा नाराज होकर धरना देते हैं, खुद ही आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने और खुद ही वापस जाके नाराज हो जाते हैं, कोई वार्ता नहीं करता। रघुवीर मीणा नाराज होकर अहमदाबाद बैठ जाते हैं, कोई वार्ता नहीं करता। दुर्ग सिंह चौहान आपके दर पे आते हैं, आप संभाल के नहीं रखते हो। तो ठीक है, बयान देना अच्छी बात है, लड़ते हुए दिखाई देना अच्छी बात है, मगर बैकरूम पॉलिटिक्स भी तो कोई चीज होती है। क्या अशोक गहलोत की भूमिका खत्म हो गई है? राज पाने के लिए और राज करने के लिए इनके लिए कांग्रेस है और बाकी कोई किसी काम के लिए कांग्रेस नहीं है। टिकट के समय बुलाया गया तब मुंह में दही जमा हुआ था और दौसा में जाकर कह रहे हैं कि दिल्ली तक की चर्चा है, सेटिंग हो गई, तो आप किस लिए बैठे थे वॉर रूम में? मगर मैं ये इसलिए इन बड़े नेताओं को आईना दिखा रहा हूं कि 5 साल नहीं 15 साल राज किया है आपने कांग्रेस के लिए, जरा सा दिल में दर्द तो हो उस पार्टी के लिए जिसने आपको सब कुछ दिया हो। यहां पर भी राजनीति, कमाल के राजनेता है। पता नहीं मगर ये कांग्रेस में कुछ सुधर सकता है, ऐसा लगता नहीं है। हालांकि देखिए रघु शर्मा वहां पर गए थे और कल गोविंद सिंह डोटासरा के बाद सबसे जोरदार भाषण रघु शर्मा का ही रहा। रघु शर्मा का कहा जा रहा है कि दौसा और देवली उनियारा दोनों ही चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भजनलाल शर्मा की तो है ही। भजनलाल शर्मा के आने के बाद कांग्रेस में एक बेचैनी है, क्योंकि एक ऐसा चेहरा है जिन पर हमला बोलने के लिए कुछ ही नहीं। कितनी बार पर्ची 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 कहिएगा, एक ही बात को बार बार दोहराइएगा तो वो भी अपना आधार खो देता है। भजनलाल शर्मा की एक ईमानदार छवि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। भजनलाल शर्मा का एक आम कार्यकर्ता होना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेसियों को समझना पड़ेगा, बीजेपी का एकजुट होना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है और अंदर ही अंदर कांग्रेस के सभी नेताओं को काटना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। अभी तक ऐसा दिखाई, देखिए वो ये तस्वीर थी जब वहां पर दुर्ग सिंह चौहान आए थे मिलने के लिए भजनलाल शर्मा से और नागौर की उनकी पूरी टीम को लेकर ये बैठे हुए हैं। ये भूमिका कांग्रेस में अशोक गहलोत को निभानी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मलाई खाई है, मगर ये तो कुछ और ही खेल कर रहे हैं। पता नहीं, जब सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने वाले नेता आगे बढ़कर पार्टी को जिताने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मुरारी लाल मीणा फोन करके बुलाते हैं तब ये जाते हैं नॉमिनेशन में, ऐसे कोई इनका धर्म नहीं है। ऐसे धर्म केवल गोविंद सिंह डोटासरा का ही बचा है कि प्रदेश अध्यक्ष हो तभी। सचिन पायलट कहा जा रहा है आज रात लौट आएंगे देश में, अपने बेटे के एडमिशन के लिए गए हुए थे और उसके बाद माना जा रहा है कि राजस्थान में भी गोविंद सिंह डोटासरा बड़े नेताओं के दौरे शुरू कराएंगे। तो हो सकता है कि कांग्रेसियों में जो एक माहौल छाया हुआ है निराशा का, वो छटेगा और जो उम्मीदवार हैं वो मजबूती से लड़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देखिए उपचुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। अशोक गहलोत सारे उपचुनाव जीतते थे और मुख्य चुनाव हार गए। उपचुनाव कोई रेफरेंडम नहीं होता है आपके सरकार के कामकाज को लेकर, मगर अब छोटे छोटे चुनाव भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए ये चर्चा हो जाती है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर क्या होगा ये सरकार बता नहीं रही है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की चुप्पी बेरोजगारों को बहुत सता रही है। मुझे लग रहा है कि इस पर फैसला लेना चाहिए। मंत्रियों की रिपोर्ट क्या है कम से कम जनता के बीच रखना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि एसआई परीक्षा तो डाकण है, सारी परीक्षाओं को खा गई है, उसके चक्कर में किसी की चर्चा ही नहीं हो रही है। रीट से लेकर जेईएन से लेकर लाइब्रेरियन से लेकर
पटवार से लेकर सारी परीक्षाएं इसकी जांच में उलझ के रह गई है और राजनीति इतनी ज्यादा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा ही परीक्षा में पर्दे के पीछे कौन कौन क्या क्या खेल कर रहा है। हमारी नजर रहेगी, हम राजनीति पर चर्चा करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, आप राजस्थान तक देखते रहिए। नमस्कार।